ओके, देखो अब सुनो, मुझे एक टेक्स्ट बुक दे दो बेटा बस। हाँ कम पड़ जाएगी ना, तो ये सही क्या करेगी? ये घूम जाए, खड़ी हो जा से। क्या क्या है, ग्रेविटी का फॉर्मूला है। ठीक है, देखो अब कंसेप्ट एकदम सीधा और सिंपल है। अब बुक बुक कुछ लिखनी नहीं है, अब सीधा सिर्फ सुनना है। देखो, अभी तक हमने चैप्टर 7 हमारा जो था वो मोशन पे था, राइट है। उसमें हमने मोशन की 3 इक्वेशन पढ़ी। 2as, राइट। चैप्टर 8 में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, राइट है। उसमें 3 लॉ आए थे, है ना। उसमें सिर्फ फर्स्ट लॉ जो होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं उसे। वो लॉ क्या बोलता है कि किसी भी चीज, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और कोई चीज अगर मोशन कर रही है, चल रही है, तो वो सेम स्पीड से चलती रहेगी, मोशन करती रहेगी। जो रुका हुआ है वो रुका रहेगा, जो चल रहा है वो उसी स्पीड से चलेगा। ऐसा कब तक होगा? अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल, कोई बाहर से उस पर फोर्स, नेट फोर्स नहीं लगा रहा है। अगर किसी चीज पे बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है, तो वो चीज अगर रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी। कब तक? जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक। और कोई चीज अगर चल रही है, मान लो कि 8 की स्पीड, उसकी स्पीड है 10, तो वो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती जाएगी। ऐसा कब तक होगा? जब तक उस पर कोई बाहर से नेट फोर्स ना लगे। अगर बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तो वो चीज उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी अनंत समय तक। मतलब इन शॉर्ट, कोई भी चीज अपने आप अपनी स्पीड चेंज नहीं कर सकती, अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, और कोई भी चीज अपने आप रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती। आप जब गाड़ी चलाते हो और जब गाड़ी मोड़ते हो, तो गाड़ी आप नहीं मोड़ते हो, आप सिर्फ स्टेयरिंग मोड़ते हो। उसकी वजह से पहिए घूमते हैं, फिर पहिए पे लगता है फोर्स, रोड लगाता है वो फोर्स, और उस रोड के फोर्स की वजह से फिर गाड़ी मुड़ती है। अगर सिर्फ स्टेयरिंग मोड़ने से गाड़ी मुड़ती तो गाड़ी को हवा में लटका, आप स्टेयरिंग मोड़ो। समझे? स्टेयरिंग मोड़ने से पहिए मुड़ते हैं, पहिए मुड़ने से रोड उस पर लगाता है फोर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये ध्यान रखना। अगर कभी भी आप देखो कि किसी चीज की स्पीड चेंज होगी, समझ जाओ उस पर बाहर से किसी ने फोर्स लगाया, बाहर से। अब वो फोर्स पक्का गारंटी बाहर से आएगा। अगर कोई चीज अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है ना, पहले की मान लो बॉल ऐसे इधर जा रही थी और अचानक से इधर उड़ गई, समझ जाओ बाहर से फोर्स लगा है। कि कोई भी चीज अपने आप नहीं मुड़ी, उस पर कोई बाहर से फोर्स लगाएगा। और कोई चीज रुकी हुई थी, मान लो कि वो चलने लग जाए, समझ जाओ कि उस पर कोई ना कोई बाहर से फोर्स लगा है। मतलब कोई भी चीज अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती खुद के साथ में, ना स्पीड चेंज करेगी ना डायरेक्शन, कुछ नहीं, राइट है। तो एक बात तो गारंटी है कि कोई चीज अगर रुकी हुई थी और अगर चलने लग जाए तो उस पर फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कोई बाहर से लगा रहा है, राइट है। अरे हाँ के ना, यही मतलब हुआ फर्स्ट लॉ मोशन का, और वो बिल्कुल सत्य, सही बात है, प्रूवन है। अच्छा देखो, अभी ये मार्कर है, ठीक है। अभी ये रेस्ट में है, ये मोशन में आया। क्यों आया? मैंने फोर्स लगाया हाथ से, तो दिखा। इस समय फोर्स कौन लगा रहा है? मैं लगा रहा हूं। तो आपको दिख रहा है कि भाई फोर्स किसने लगाया, राइट है। तो है कि नहीं है? सही है ना। चलो मैं इसको इधर फेंकता हूँ, नीचे। वापस से मैं रुका हुआ था, ऊपर आ गया ऑटोमेटिक। किसने लगाया फोर्स? इस बार जो फोर्स लगाने वाला है वो मैं हूं। एक्सटर्नल फोर्स है इसके लिए, ये खुद अपने आप नहीं मूव कर रहा है, ये मैं लगा रहा हूं फोर्स। तो कभी कभार क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहा है ये आपको दिख जाता है। कोई इंसान होगा, या कोई हवा हवा लगा रही होगी, तेज हवा चल रही है तो कपड़े उड़ रहे हैं, तो वो मालूम होता है हमको कि ये चीज की वजह से फोर्स लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्स कौन लगा रहा है वो दिखता ही नहीं है। अब ध्यान से देखना। अब देखो, सिर्फ तर्क शक्ति यूज करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको ये मालूम है कि कोई चीज अगर अपने रुकी हुई है और फिर चलने लग जाए तो फोर्स बाहर से आता है। ये तो सबको मालूम ही है। ठीक है, अब इस जरा, अब उसी तर्क को इस पे लगाओ।
ये मार्कर रेस्ट में है, इसमें दिख रहा है ना सही से, रेस्ट में है। ठीक। देखो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं इसको धक्का नहीं लगा रहा हूँ। देखना मैं छोड़ रहा हूँ। देखो यहाँ तो मैंने क्या धक्का लगाया था, आपको दिखा, तो वो दिख गया। मैं से इस बार छोड़ रहा हूँ इसको। देखना। तो देखो, अगर इस पे कोई फोर्स अगर नहीं लग रहा है, तो ये वही का वही रहना चाहिए। राइट और रॉन्ग, जैसे कि स्पेस में होगा। आप अगर स्पेस में जाओगे ना, एम्प्टी जो स्पेस है, वहां किसी चीज को ये छोड़ दोगे तो वो वहीं, बस वहीं पड़ी रहेगी, हिलेगी भी नहीं वहां से। राइट है। तो ये प्रूव होता है कि हाँ, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। समझो, मान लो कि ऐसे दो मार्कर है, एक मार्कर रीमा स्पेस में लेके खड़ी है, एक मार्कर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। दोनों के बीच में, हमारे बीच में वो कांटेक्ट है उसका, फोन से। रीमा ऑन, यस, 1 2 3, लेट्स गो। जब मैंने छोड़ा, मैंने फोर्स, मैंने सिर्फ छोड़ा इसको, मैंने फोर्स नहीं लगाया। देखो मैंने इसको रिलीज किया है, मैंने किया, रीमा ने भी किया, रीमा ने किया, तो उसका तो मार्कर वही का वही, यूं का यूं, हिला ही नहीं। इसका मतलब कोई फोर्स बाहर से नहीं लग रहा है, तो रेस्ट का रेस्ट, समझ में आ गया। पर यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं है, कौन लगा रहा है फोर्स? है ही नहीं कोई नीचे। देखो तर्क यूज करो, कौन है नीचे? अच्छा, तो सर हवा चल रही होगी, अगर हवा चल रही होती तो हवा, इसका मतलब हवा चल रही है नीचे ऐसे, तो मेरे कपड़े भी हिलने चाहिए ना हवा की वजह से। कुछ नहीं हो रहा, तो हवा तो नहीं है मतलब, तो एयर नहीं है। चलो इस रूम में से एयर को हटा दे, फिर भी ये नीचे ही गिरेगा अभी, अगर मैं इस जगह खड़ा हूं तो। अच्छा, रेस्ट से मोशन में आया, इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स कहाँ से आया? बाहर से आया। तो लगा कौन रहा है इस बार? आप समझे? तो कोई ना कोई तो है जो फोर्स बाहर से लगा रहा है फिर तो। राइट है। समझे कि नहीं समझे? और ये फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। इसी फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये बात समझ में आई? अरे हाँ क्या ना, ये बात समझ में आई। अब तुम्हारा तर्क देखो, ये आप, ये आपको है ना, ये चीजें फील करने वाली ज्यादा होती है कि भाई सच। क्या देखो, अर्थ कोई हाथ नहीं है अर्थ के कि अंदर से हाथ निकलेगा खींचेगा। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, बिना कांटेक्ट किए भी अर्थ किसी चीज को अपने पास खींच लेती है, इसी फोर्स। तो ऐसी चीजें डिस्कवर होती है, मतलब किसी ने तर्क यूज किया होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? देखो, हाँ तो लगता है ना, किसने बोला? पक्षी को बोला पंख फड़फड़ा बंद कर दे, गिर जाएगा। राइट है। सारी सारी, एक काम करो, पक्षी को बोलो कि सारी एयर हटा दो, फिर पक्षी को बोलो पंख फड़फड़ाए। जब पक्षी यूं करता है ना, यूं देखो यूं, ऐसे, तो पंख उसके धक्का मारते हैं हवा को नीचे, तो हवा धक्का मारती है उनको ऊपर, तो ग्रेविटी का फोर्स बैलेंस हो जाता है। इसलिए वो वही जगह उड़ते रहते हैं। तभी तो पंख फड़फड़ाते हैं ना उनके, पंख काट दो। है ना? यस। देखो, हम जानते हैं कि हमने चैप्टर 8 में क्या पढ़ा था, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। तो देखो, पक्षी में दो फोर्स है, एक ग्रेविटी वाला और एक वो पंख फड़फड़ाने से ऊपर वाला। राइट है। अब अगर मान लो कि ऊपर वाला फोर्स 10, ग्रेविटी वाला भी 10, दोनों बैलेंस, नेट फोर्स 0, वहीं का वहीं रहेगा। तो वो पंख अगर फड़फड़ा, जब तक फड़फड़ाएगा तब तक वो फोर्स बैलेंस रहता है। राइट, तो वो उड़ता रहता है। पर वो जैसे ही बंद करेगा, मतलब जैसे ही मान लो कि ये फोर्स कम हुआ, ऊपर वाला फोर्स, ठीक है, ग्रेविटी जीत जाएगी तो नीचे गिर जाएगा। अब इसके पास पंख नहीं है तो ये गिर रहा है नीचे। अरे हाँ के ना? ठीक है, उसको साइड में रखो अभी। फिलहाल के लिए पहले आप इस पे ये तर्क लगाओ कि क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है, तो आंसर है हाँ। अब सोचो कि कौन लगा रहा है, तो कोई आजू बाजू तो कोई है नहीं, ना मैं लगा रहा हूँ। तो ये फोर्स कहाँ से आया? बस ये जो फोर्स है ना इस पे जो लग रहा है, जो कि इनविजिबल फोर्स है, इसी इसी का नाम है ग्रेविटी। अब ये जो फोर्स है, अर्थ लगा रहा है, ये अर्थ सिर्फ इस पे नहीं, हर तरफ मौजूद जो चीज है अर्थ, उस पे ये फोर्स लगा रहा है। हर चीज जो मौजूद है हमारे अर्थ पे, अर्थ के ऊपर भी जो मून वून है सब, हर चीज पे अर्थ ये ग्रेविटी का फोर्स लगाता है। पर ग्रेविटी का अब, अभी क्या होता है, अभी तक हम जब भी पूछते हैं ग्रेविटी का, मन में क्या आता है कि अर्थ लगाता है। इसके लिए हमको ना ग्रेविटी के फोर्स को समझने की जरूरत है। इनफैक्ट ग्रेविटी का फोर्स सिर्फ अर्थ नहीं लगा रहा है, मैं भी आप पे लगा रहा हूं ग्रेविटी का फोर्स, आप भी मुझ पे लगा रहे हो ग्रेविटी का फोर्स, ये मार्कर भी मुझ पे लगा रहा है ग्रेविटी वाला फोर्स, मैं भी लगा रहा हूं मार्कर ग्रेविटी। हर वो चीज जिसके पास मास है, क्या है? मास है। हर वो चीज जिसके पास मास है, ठीक है, वो हर चीज दूसरे चीज पे ग्रेविटी वाला फोर्स लगाती। तो पहले हम ग्रेविटी वाले फोर्स को सही से समझेंगे कि एक्चुअल में ग्रेविटी है क्या। सिर्फ अर्थ ग्रेविटी लगाती है, हर वो चीज। तो पहले समझे ग्रेविटी वाला फोर्स क्या है। ठीक है।
अब देखो, पहले तो ग्रेविटी जैसा कोई फोर्स है, ये हमने इस छोटे से समझा डेमोन्स्ट्रेशन से कि है, समथिंग इज देयर। ठीक है। फिर जब इस पे और एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट ने किए तो उनको और चीजें मालूम पड़ी, तो उन्होंने एक नया रूल देखा। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी सिर्फ अर्थ नहीं लगाती, ये जो फोर्स है ग्रेविटी वाला, ये हर कोई एक दूसरे पे लगाता है। इसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी है मास। अब समझ देखो, मान लो कि मेरे पास में दो बॉल है, इस बॉल का मास m1, इस बॉल का मास m2। ठीक है, इस बॉल का मास m1, इस बॉल का मास m2। ये बॉल और ये रहा इनके बीच का डिस्टेंस d। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। अब हर वो चीज जिसके पास मास है, वो दूसरी चीज पे ग्रेविटी वाला फोर्स लगाती है, एक फोर्स लगाती है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी वाला फोर्स। हर वो चीज जिसके पास एक मास है, मान लो कि ये सौर्या की बॉल है, ये सामर्थ्य की बॉल है। सौर्या की बॉल सामर्थ्य वाली बॉल पे एक फोर्स लगा रही है, उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटी वाला फोर्स। और वो फोर्स किसकी वजह से आता है? बॉल के मास की वजह से आता है। जैसे जब आप अपने सिर पे स्केल घिसते हो तो पता है वो पेपर चिपक जाते हैं उसके, वो क्यों चिपकता है? चार्ज की वजह से। उस फोर्स का कारण क्या है? चार्ज, प्लस माइनस। वैसे ग्रेविटी का कारण क्या है? उसका मास। ये बात समझ में आई? ग्रेविटी का फोर्स का कारण उसका होता है मास होता है, और मास तो सबका है। ये भले ये छोटा सा मार्कर है, इसका भी मास है। हर चीज जिसका मास है वो ग्रेविटी वाला फोर्स लगाता है। मतलब ये मार्कर है ना, तुम सबको पे ग्रेविटी वाला फोर्स लगा रहा है। अर्थ का भी मास है तो अर्थ भी लगा रहा है। ये इसके चारों तरफ मौजूद हर चीज पे फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी वाला फोर्स। पर एक दिक्कत है, देखो, अगर हम बात करें, देखो, अब मैं मार्कर की बात करूं तो मैं चाहता हूं मार्कर को अपन से, मेरे से दूर धक्का मार सकता हूं। दूर धक्का मारना मतलब रिपेल करना, राइट। और मैं चाहूँ तो इसको अपने पास में खींच सकता, राइट है, मतलब अट्रैक्ट करना। आपने पढ़ा होगा कि प्लस और माइनस है तो आपस में क्या होते हैं? अट्रैक्ट, पास में आते हैं। और अगर प्लस और प्लस है तो क्या होता है? दूर जाते हैं, रिपेल करते हैं। समझे? ये जो चार्ज वाला फोर्स है ना, ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। ठीक है। ग्रेविटी वाला फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, क्योंकि मास में ऐसा नहीं होता है कि नेगेटिव मास पॉजिटिव मास, मास मास है, उसका कोई साइन नहीं होता है, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। ये बात समझ में आई? मास मास होता है तो ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्ट करती है, कभी भी ग्रेविटी रिपेल नहीं करती, इसलिए हर चीज अर्थ की तरफ ही गिरती है। ये बात समझ में आई? ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अब समझते हैं इसको, देखो, इसका मास है तो ये इस पे एक फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटी वाला फोर्स। वो कैसा कैसा होता है? अट्रैक्टिव, मतलब ये इसको अपने पास में खींचेगा, और ये बिना टच किए, बिना कोई हाथ वाथ लगाए इसको। और ये जो फोर्स लग रहा है इसके मास की वजह से, इसका नाम क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको मैं एफ लिख रहा हूं। ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूं फोर्स F12। मतलब वन में लगाया, किस पे लगा? टू पे लगा। किसने लगाया? वन में। किस पे लगा? टू पे। ये बात समझ? चलो सिंपल लगता है इसको, मैं इसको एस लिख देता हूं। ठीक है। ये शौर्या की बॉल ने लगाया फोर्स, ये, अरे हाँ के ना, ये शौर्या की बॉल ने लगाया और ये रीमा की बॉल है। ठीक है। तो शौर्या की बॉल रीमा की बॉल को इधर खींचेगी, हमेशा अट्रैक्ट करेगा अपने पास। ठीक है। अब आ जाते हैं रीमा की बॉल पे। रीमा की बॉल का भी तो मास है। ग्रेविटी क्या बोलता है? जिसका भी मास है वो क्या करेगा? दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने पास में खींचेगा, खत्म, राइट है। तो रीमा की बॉल का भी मास है, तो रीमा की बॉल भी शौर्या की बॉल पे एक फोर्स लगाएगी। उसका नाम क्या होगा? ग्रेविटी वाला फोर्स। और वो कैसा होता है? अट्रैक्टिव। तो रीमा रीमा की बॉल शौर्य के फोर्स को, शौर्य की बॉल को इधर खींचेगी। ये बात समझ में आई? ये फोर्स कौन लगा रहा है? रीमा की बॉल लगा रही है। किस पे लगा रही है? शौर्य की बॉल पे। तो फोर्स ड्यू टू रीमा। ये बात समझ में आई? तो सबसे पहले, ग्रेविटी क्या है? एक फोर्स है। उसका कारण क्या है? मास। और हमेशा क्या होता है? वो अट्रैक्टिव होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ?
कि मेरा भी मास है, सामर्थ्य का भी मास है। एक बार में एक को देखना, एक साथ में दोनों को देखना। पहले मुझे देखो, मेरा मास है, ठीक है, तो मेरी बॉडी जो है सामर्थ्य को मेरे पास में खींच रही है, बिना टच किए अभी भी खींच रही है। और मतलब मेरा जो ग्रेविटी वाला फोर्स सामर्थ्य पे, वो सामर्थ्य को मेरे पास में खींच रहा है, ऐसे ही इनविजिबल, आपको दिखेगा नहीं, वो है। अगर हम दोनों को आप स्पेस में छोड़ दो ऐसे, ठीक है, जहाँ पे और कोई दूसरी ग्रेविटी नहीं है, तो लिटरली सामर्थ्य मेरे पास में किसी ऑटोमेटिक बिना खींचे से मैं यूं बैठा हूँ, चिल मार रहा हूँ। और सिमिलरली सामर्थ्य का भी मास है, ठीक है, अरे हाँ के ना। तो सामर्थ्य मुझ पे लगा ग्रेविटी वाला फोर्स, और ग्रेविटी क्या करती है हमेशा, अट्रैक्ट, मतलब उसका ग्रेविटी मुझे इसके पास लेके जाएगा, और मेरा ग्रेविटी उसको इधर ले गया, मतलब हम दोनों ऐसे पास पास में गए। यहां तक तो ग्रेविटी का कारण क्या है? पहला ग्रेविटी का कारण है मास। दूसरा ग्रेविटी क्या करता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है। अब ये क्वेश्चन आता है, तो सर स्पेस में तो सर समझ में आता है कि सामर्थ्य पास में है, पर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? राइट है, तो उसका कारण हमको अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब अपन इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे तब मैं उसको पूरा कारण बताऊंगा कि कारण क्या है। ठीक है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमको तो नहीं माना, मत मानो, किसने रोका है? तुम्हारे मानने में कुछ नहीं होता है। हाँ, मैं ये प्रूव करूंगा कि क्यों इस समय। अच्छा, तो ये मार्कर भी है। तो सर एक सेकेंड, फिर तो आपका भी मास है, पंखे का भी मास है, तो फिर आपकी बॉडी पंखे के पास में खींच रही होगी। हाँ, बिल्कुल खींच रही है। तो पंखा भी आपको उसके पास में खींच रहा होगा। हाँ, खींच रहा है ऊपर। तो क्यों नहीं जा रहा है ऊपर हवा मोटर में? वही तो, थोड़ा वेट करो उसके लिए। उसका वाला थोड़ी देर बाद में ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको। पर अभी, अब जब आप कभी देखो ग्रेविटी, तो आपके मन में क्या आना चाहिए? इनफैक्ट वो रास्ते पे कोई चल रही है चींटी, उसका भी मास है, वो चींटी भी आपको उसके पास में खींच रही है। मच्छर भी। देखो, अब तुम क्या है, तुम अगर कॉम्प्लिकेट करोगे ना, तो अभी चीजों इजी रखो, अभी पहले कारण समझ में आया। अरे हाँ क्या ना, कभी भी अगर देखो, मैं आपको एक बताता हूँ, फिजिक्स में अगर आपको फिजिक्स अपने लिए स्मॉल करनी, सिंपल करनी है, तो हमेशा पहले सिंपल एग्जांपल देखो, और जब उस पर मास्टरी आ जाए तब कॉम्प्लेक्स पे जाओ। नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, पता है, ये होता है, चलो ठीक है, वो पंखे को आप खींच रहे हो, फिर पंखे को सामर्थ्य भी खींच रही है, पंखे को ये भी खींच रहा है, सब खींचे, तो पंखा किधर जाएगा बताओ? अरे भाई ठीक है यार, एक बार को एक से समझो, तो फिर आप खुद को कंफ्यूज करोगे। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो कि ग्रेविटी, हर चीज की अपनी ग्रेविटी है। मेरी बॉडी की अपनी ग्रेविटी है, समझ गए? सौर्य की बॉडी की अपनी ग्रेविटी है। हर ऑब्जेक्ट जिसका मास है उसकी ग्रेविटी पर्सनल होती है। तो ग्रेविटी सिर्फ अर्थ की नहीं होती है, सबकी अपनी अपनी ग्रेविटी होती है। तो फिर जब मैं मार्कर को छोड़ूंगा तो ये मार्कर जाएगा कहाँ पे? रीमा क्योंकि रीमा की बॉडी है, रीमा इसको अपने पास में खींच रही है ग्रेविटी की वजह से। किरण अपने पास में खींच रही है, वो अपने पास में खींच रही है, ये अपने पास में खींच रही है, ये अपने पास में खींच रही है, मैं अपने पास में, तो मार्कर तो नीचे ही जा रहा है। राइट है ना? तो कारण क्या? तो मार्कर मेरे पास में क्यों नहीं आ रहे थे? यकीन मानो कि अर्थ पे नहीं हूं मैं और मैं स्पेस में हूं, तो मार्कर मेरे पास ही आएगा। पर अभी क्यों नहीं आ रहा है वो भी समझेंगे। इस समय यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटी वाला फोर्स क्यों जीत जाता है और हमारा फोर्स क्यों नहीं जीतता ग्रेविटी वाला, वो भी समझाऊंगा मैं आपको बाद में। पर अभी ध्यान रखो, ग्रेविटी का मतलब सिंपल, मास। कारण कौन है? मास। हर चीज जिसका मास है उसका ग्रेविटी का फोर्स है। और ग्रेविटी हमेशा आपस में हमेशा अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटी कभी रिपेल करता नहीं, इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। सही है। सर अगर फोर्स है, तो फोर्स निकालने का तरीका भी होना चाहिए। भाई कितना फोर्स है? 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन? अरे यस और नो, कोई एक फॉर्मूला चाहिए ना। तो अब वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वो फॉर्मूला, ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? पहली बात ये। दूसरा देखो, एक चीज और, हम चैप्टर 8 में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट। थर्ड लॉ पढ़ के आए ना? अरे हाँ के ना? देखो, मान लो कि ये शौर्या की बॉल थी और ये रीमा की बॉल थी। शौर्या की बॉल ने रीमा की बॉल पे ग्रेविटी का फोर्स लगाया, ऑब्वियसली पास में खींचेगी। मान लो कि है ये है 10 न्यूटन। तो रीमा की बॉल भी शौर्या की बॉल पे लगेगी ग्रेविटी का फोर्स, और वो भी कैसा होगा? हमेशा 10। क्यों? फोर्स आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। अगर एक इधर है तो दूसरा किधर होगा? इधर। जैसे कि अगर मान लो कि मैं, मेरी जो ग्रेविटी है वो सामर्थ्य पे लगा रही है फोर्स 8 न्यूटन का मेरे पास में, तो सामर्थ्य की बॉडी मुझ पर कितना लगेगी ग्रेविटी वाला फोर्स? 8 ही लगेगा। बस क्या होगा, मेरा जो ग्रेविटी है ना वो सामर्थ्य को इधर खींचेगा, और सामर्थ्य वाला ग्रेविटी वो मुझे इधर खींचेगा। ये भी 8 और ये भी 8। बात समझ में आएगी नहीं आई?
हाँ, ये वाला जो फोर्स होगा वो उसका होगा, और जो उस पे लग रहा है फोर्स वो मेरा वाला फोर्स होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। मान लो कि मेरी बॉडी जो है वो रीमा की बॉडी पे लगा रही है ग्रेविटी वाला फोर्स कितने का, 50 न्यूटन का मान लो कि, तो मतलब रीमा रीमा की बॉडी पे फोर्स लगा 50 न्यूटन का मेरी तरफ, ऐसे। ठीक है। तो रीमा की बॉडी भी मुझ पे फोर्स लगा रही होगी, राइट है? अरे हाँ के ना? वो भी कितना होगा? 50 न्यूटन ही हो। तो ग्रेविटेशनल, दो ऑब्जेक्ट होगा हमेशा, दोनों दोनों फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटी वाला फोर्स लगाएंगे। अगर ये वाला इस पे लगा रहा है 10 न्यूटन का, तो ये वाला इस पे कितना लगाएगा? 10 के लगाएगा। इसका वाला फोर्स भी इस पे 10 वाला, मान लो कि ये इसको इधर 10 से खींच रहा है, तो ये वाला भी इसको किधर खींचेगा? 10 से खींचेगा। दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल होती है, सिर्फ डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट। ये बात समझ में आई? इसलिए रीमा की बॉल इधर आएगी और शौर्या की बॉल उधर जाएगी। पर ग्रेविटी वाला फोर्स कैसा होगा? हमेशा इक्वल एंड अपोजिट। उसका कारण क्या है? कारण क्या है इसका? मास। ये बात समझ में आई? और तो ये दोनों अट्रैक्टिव है, तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा? बॉल आपस में आके अथड़ा जाएगी। अगर हम डीप स्पेस में इस एक्सपेरिमेंट को करें तो ऑटोमेटिक पास में आके टकराएगी ऐसे। अब हम ग्रेविटी के फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है। उस उस फॉर्मूला से क्या होगा? हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या करेंगे, उसका मास पकड़ेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, मेरा मास निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हमें उसकी डिस्टेंस निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा कि मुझ में और सौर्या में जो ग्रेविटी का सामर्थ्य में जो फोर्स लगेगा ग्रेविटी वाला वो कितना है, आपको उसकी वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। बात समझ में आई? फिर अगर आपको अर्थ का मास मालूम है, मून का मास मालूम है, तो आप मून पे कितना लगा रहा ग्रेविटी वाला फोर्स आप वो भी कैलकुलेट करोगे। हम वो भी क्या, बुक में वो भी है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? तो वो करेंगे। अब वो पहले पहले वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं? अब देखो, इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फर्स्ट सपोज यू हैव टू मास m1 एंड m2, उनके बीच का डिस्टेंस लेट अस से d, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है ग्रेविटी वाला फोर्स, लेट अस से वो फोर्स F। that gravity force is directly proportional to product of the masses, प्रोडक्ट ऑफ मास मतलब m1 इंटू m2। इसका मीनिंग क्या है वो बताऊंगा। अब समझ, देखो ग्रेविटी वाला फोर्स डिपेंड किस पे करता है? मास पे। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये हुआ, समझो, देखो ये मैंने लिया 10 किलो, ये मैंने लिया 5 किलो का एक ऑब्जेक्ट। ठीक है। हम इनके बीच में लगाते हैं ग्रेविटी वाला फोर्स। अरे हाँ क्या ना? ठीक, मान सपोज करो कि वो 20 न्यूटन है, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो। ठीक है। अब अगर मैं मास बढ़ा दूं, मान लो कि मैंने इसको 10 की जगह 30 लिया, इसको 5 पे रख रहा हूं मैं, चलो। ठीक है। तो इनके बीच में भी लगेगा ग्रेविटी वाला फोर्स, तो वो ग्रेविटी वाला फोर्स ज्यादा होगा। फोर्स जो होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये मीनिंग है इसका। इन शॉर्ट ये हुआ कि मुझ में और सामर्थ्य में जो ग्रेविटी वाला फोर्स है उसकी जो वैल्यू है, और मेरे और रीमा के बीच में जो ग्रेविटी वाले फोर्स की वैल्यू है, दोनों में से ज्यादा कौन सी वैल्यू होगी? मुझ में और रीमा वाली, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, उसका मास कैसा है? ज्यादा है। बात समझ में आई? तो अब बताओ, मेरी बॉडी है, ठीक है, मेरा और इसका ग्रेविटी वाला फोर्स है, मेरा और सौर्या का है, मेरा और सामने कोई जो घर है उसका भी ग्रेविटी वाला फोर्स का भी मास है। ठीक है। बताओ, तीनों में से सबसे मैक्सिमम ग्रेविटी वाला फोर्स कहाँ लग रहा है? मेरे और घर के बीच में। उसका मास ज्यादा है इसीलिए। तो मास ज्यादा होगा तो बीच में लगने वाला ग्रेविटी वाला फोर्स भी कैसा होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ग्रेविटी वाला फोर्स जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ एक के नहीं, अगर आपने दूसरे का भी बढ़ा दिया, मान लो कि ये 40 किया, तो और बढ़ जाएगा फोर्स। दोनों मास के प्रोपोर्शनल है। एक को बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, इसको बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा। दोनों पर डिपेंड करता है।
तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, द प्रोडक्ट ऑफ द मास। आगे नेक्स्ट लाइन, सेकेंड, this force is inversely proportional to square of distance। कभी भी कोई चीज आए ना डिनोमिनेटर में, तो उसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये जो ग्रेविटी वाला फोर्स है, ये देखो दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है, ठीक है, इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, आपने इतना पढ़ा था कि अगर एक बढ़ा होगा दूसरा घटेगा। इट मींस कि मान लो कि मुझ में और सामर्थ्य में डिस्टेंस 2 मीटर है, तब ग्रेविटी फोर्स निकाला। भले ही हमारा मास आप सेम रखो, फिर सामर्थ्य को लेकर चले जाओ 10 किलोमीटर दूर, तब भी ग्रेविटी लगी लगेगी सर। पर अभी डिस्टेंस केवल 2 मीटर ही है, अब आप उसको लेके 10 किलोमीटर दूर, डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम हो जाएगा। तो ग्रेविटी वाला फोर्स इट डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, पहला है मास और दूसरा है उनके बीच की डिस्टेंस। जितना नजदीक होंगे उतना ग्रेविटी का फोर्स उनके बीच में ज्यादा होगा, और जितना वो दूर लेके जाओगे, भले ही ऑब्जेक्ट सेम है, पर क्योंकि फोर्स डिपेंड दो चीज पे करता है, उनके मास पे और डिस्टेंस दोनों पे। तो मास को बढ़ाने से तो फोर्स बढ़ता है, पर अगर आपने डिस्टेंस को बढ़ाया तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस ज्यादा करोगे तो ग्रेविटी का फोर्स कम, और उनको पास पास में लेके आ जाओगे तो ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा। सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, इन दोनों को कंबाइन करें, तो अपन इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऐसे, ऊपर m1 m2। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब न्यूमरेटर में आएगा ऊपर, और इनवर्स मतलब नीचे आएगा। अभी देखो, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर आया न्यूमरेटर में आया मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिनोमिनेटर में आया मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अच्छा, अब आपको याद होगा बेटा, आपने कल ही बताया था कि फिजिक्स में इस साइन को बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और जब जब ये हम हटाते हैं तो एक क्या आता है, कांस्टेंट क्या आता है। और ग्रेविटी के फॉर्मूले में जब इस साइन को हटाते हैं, आपने बेटा एट में पढ़ा है ना, आपको याद होगा ना, आपने बताया उसमें पढ़ा होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, एक्स डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू के। के, इस के को कांस्टेंट बोलते हैं, वहां डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, बस वो के मतलब कांस्टेंट। आप ध्यान रखो, जब भी ये साइन हटता है अपन क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। ग्रेविटी इन द जब हम बात करते हैं ग्रेविटी की, उस कांस्टेंट का एक स्पेशल सिंबल है, नाम है कैपिटल जी। ये आया बाद में m1 m2 होल डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ये है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। डी है उनके बीच का डिस्टेंस, कभी कभार बुक में डी की जगह आर भी लिखा होता है। अब ये जो जी है, इसका जो नाम है, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। देखो अब इसमें एक वर्ड आया यूनिवर्सल, ये क्यों आया है वो समझना है। इसकी वैल्यू कितनी है वो बताता मैं आपको। वैल्यू है 6.7, जो बुक में दी हुई है, वैसे आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगी, ध्यान रखना। इसका यूनिट भी होता है, वो भी बाद में लिखेंगे, पर अब इसकी वैल्यू ध्यान रखना, ये वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। 6.7 इंटू 10⁻⁻11, ये कांस्टेंट है। अब इसमें वर्ड क्यों आता है यूनिवर्सल, तो मैं समझाता हूं। देखो, जब आप फिजिक्स में दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल, एक होता है लोकल। अब लोकल का मीनिंग क्या होता है और क्या मीनिंग यूनिवर्सल का, देखो, कोई भी कांस्टेंट अगर यूनिवर्सल होगा, मान लो कि हमने इस जी की वैल्यू अर्थ पे निकाली, कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को लेते हैं, वो m1 m2 निकालते हैं, डी निकालते हैं, ठीक है, उनके बीच का जो फोर्स है वो मशीन से कैलकुलेट करते हैं, और फिर जी की वैल्यू निकाल देते हैं। इसलिए क्या, मैथ्स का फॉर्मूला ये है, देखो, आपको मैं एफ मालूम है, m1 m2 मालूम है, डी मालूम है, तो आप जी निकाल सकते हो। अरे हाँ के ना, राइट। अब मान लो कि आप मार्स पे चले गए, आप इस सोलर सिस्टम के बाहर चले गए,
आप किसी और गैलेक्सी में चले गए, ठीक है, आप इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाके ये फॉर्मूला अप्लाई करो, इस कांस्टेंट की वैल्यू सेम है। ये हर जगह इसकी वैल्यू सेम होती है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू अर्थ पे अलग होती है, मून पे अलग आएगी, सन पे अलग आएगी, जुपिटर पे अलग आएगी। अलग अलग जगह उनकी वैल्यू अलग 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 होती है। ये बात समझ में आई? अरे हाँ क्या ना, ये बात समझ में आई? तो कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल, कभी भी आप देखो फिजिक्स में कि वहां लिखा हुआ है यूनिवर्सल कांस्टेंट, समझ जाओ इसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में सेम रहेगी। और अगर अगर सिर्फ तरह का कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, तो समझ जाओ कि इसकी वैल्यू चेंज होती है, अर्थ पे अलग, मून पे अलग, अलग अलग जगह अलग अलग। तो हमारा जो इस केस में जो ये आया कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल है। पहली बात तो ये, दूसरा इसकी वैल्यू ध्यान रखना, 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ये बात समझ में आई? अब देखो, अब चैप्टर का स्टार्टिंग फेज है तो आपके मन में से बहुत सारे डाउट आएंगे, ठीक है ना, थोड़े देर शांत रहना है। तो रीजन भी, जब मैं दो तीन टॉपिक और कवर करूंगा सारे डाउट, लगभग लगभग सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। शायद देखोगे हाँ हो गया, अभी वो डाउट लाजमी आने आने वाले ही हैं। थोड़ी देर वेट कर। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? ये फॉर्मूला किसका है? ठीक है, मतलब अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच का आपको ग्रेविटी वाला फोर्स निकालना है, तो आपको अब से ये फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें ये जी की वैल्यू फिक्स हो गई, ये आपको याद रखनी है, ये रही वैल्यू वो। अरे ये बात क्लियर होगी एकदम, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब अपन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ठीक है। देखो डिस्टेंस तो हम निकाल ही सकते हैं स्केल की हेल्प से या मेजरिंग टेप की हेल्प से। मास वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जी हमको पहले से मालूम है। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं यहां खड़ा खड़ा, मैं ग्रेविटी का फोर्स कितना लगा रहा हूं शौर्या पे या इस कुर्सी पे, वो निकाल सकता हूं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं। अब देखो, अब आपको उसका आंसर मिलेगा कि सर अगर आपकी बॉडी सामर्थ्य पे ग्रेविटी वाला फोर्स लगा रही है, तो सामर्थ्य आपके पास में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, तो मेरी बॉडी उसको अट्रैक्ट कर रही है ना, क्यों पास में नहीं आ रही? तो मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। पहला आंसर, ठीक है। दूसरा और क्वेश्चन आता है, देखो कि सर ठीक है, तो सर जो अर्थ है वो मून पे लगा रही ग्रेविटी वाला फोर्स, तो अगर ये मार्कर नीचे गिर रहा है तो अर्थ को टच करेगा, तो मून तो करोड़ों साल से घूम रहा है आपके चारों ओर, नीचे क्यों नहीं गिरता है अर्थ की तरफ? दूसरा क्वेश्चन ये, इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आई? अरे भाई हाँ के ना, करेक्ट है। फिर तीसरा क्वेश्चन, सर ये मार्कर है, आप सबका अपना अपना मास है, खत्म हो गया। कितना होगा? 4 मीटर। ठीक है, सैम बाबा का मास, भानु सर का मास, कितना मास है तेरा? गलत। जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो मास नहीं होता है, वो वेट होता है। मास और वेट में अंतर है, ठीक है, वो वेट होता है। ओके, ये आप नई चीज में और सीखोगे कि आपके वेट और मास अलग अलग है। अगर आपको मास निकालना है आपका, देखो वेट आपका अर्थ पे अलग आएगा, क्यों आएगा वो भी बताऊंगा बाद में, सब सब एक्सप्लेन करूंगा। मून पे अलग आएगा, ठीक है, सन पे अलग आएगा। आपका वेट है ना, इट कैन बी 1 लाख, 1 लाख, तो जितना चाहो उतना वेट हो सकता है आपका। मास कभी चेंज नहीं होता, क्यों वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको मास निकालना है अभी, तो आपको आपका जो वेट है, जो आपको याद है वो आपका वेट है, उसको आपको डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। वैसे 9.8 करना पड़ता है, पर अपन सिंपल रखने के डिवाइड बाय 10 करेंगे, ठीक है। तो सामर्थ्य का मास कितना है, वेट कितना है? 43 डिवाइड बाय 10, 4.3 kg। मेरा जो है वो 60, मैं रिसेंट निकाला 65 या 67 था, डिवाइड 10 करते हैं, ठीक है। तो 6.7 मास, हाँ मास नॉट वेट। तो अब मैंने, ध्यान रखना वेट मास अलग अलग होता है।
दोनों अलग कंसेप्ट है। स्टेप में सब समझ में आएगा। पहला ये है सामर्थ्य, ये हूं मैं, हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4। डन। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं सामर्थ्य, देखो सीधी सी बात है, मेरा खुद का मास है, सामर्थ्य का भी मास है, तो मेरी बॉडी का मास है, इसकी वजह से मेरी बॉडी सामर्थ्य पे एक फोर्स लगाएगी। उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटी वाला फोर्स। और वो ग्रेविटी वाला फोर्स हमेशा क्या करेगा, सामर्थ्य मतलब मैं जो हूं वो सामर्थ्य को मेरे पास में खींचूंगा, अट्रैक्ट करूंगा। राइट है। वो फोर्स कौन है, ये रहा एफ। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है। आंशी, जैने समझ में आ रहा है। अब ध्यान सुनना, देखो सबसे पहले मैं वापस बोल दूं, ये मास है। हाँ, आपको जो याद है वो वेट होता है, दोनों में अंतर है। आपको जो याद है वो वेट है, उसको डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपका मास आएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, हम वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में और देखते हैं कि मैं सामर्थ्य, देखो जितना फोर्स सामर्थ्य पे लगाऊंगा मैं, उतना ही फोर्स सामर्थ्य मुझ पे भी लगाएगी। अरे हाँ के ना, कि फोर्स की वैल्यू सेम रहती है, सिर्फ डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। क्योंकि मैं सामर्थ्य को मेरे पास खींचूंगा, सामर्थ्य मुझे उसके पास खींचेगी, तो हम एक की निकालते हैं वैल्यू, तो वैल्यू सेम ही आएगी बस। तो हम ये वैल्यू निकालते हैं, कैसे आएगी वैल्यू, देखो पहला है जी 6.7 इंटू 10 to the power - 11 इंटू M1 कितना, M2 कितना, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 60। ठीक है सर, पॉइंट टू पर जीरो का रहेगा नीचे, पॉइंट टू पर जीरो का रहेगा नीचे, सब मैं सबको ऐसा लिख रहा हूं। अच्छा सर, ये पावर माइनस में, तो नीचे क्या बन जाएगा, +11। डन। इसका जीरो नीचे आएगा 10, इसका जीरो नीचे आएगा 10, इसका जीरो नीचे आएगा 10, और ये कितना है 60। कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे कुल मिला कितने जीरो, 3 तो ये और 11 ये, 14 जीरो। एक काम करते हैं, कट वो कुछ नहीं करना, इनको डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, इसको करेंगे 16 से डिवाइड, और जो आंसर आएगा उसके पॉइंट लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो करते हैं कैलकुलेशन। तो और देखो ये लिटरली फोर्स आएगा अभी, ग्राफ हमारा ग्रेविटी वाला फोर्स, ठीक है। 67 इंटू 43 इंटू 67, ये आंसर आ रहा है आपका 193027। ये कितने जीरो हो गए, 1 2 3, और ये 11 कितने हो गए, 10 की पावर 14 इंटू ये 16। डन। अच्छा अब इसको करते हैं 16 से डिवाइड, तो डिवाइड बाय 16, द आंसर इज 1206.18 डिवाइड बाय 10 की पावर 14। अब नीचे कितने जीरो है, 14, तो पॉइंट इधर आएगा, कितनी बार आएगा, आप इमेजिन करो वो नंबर कितना छोटा हो जाएगा। आप देखो ये क्यों है इतना बड़ा नंबर नीचे। देखो सर, अगर ये नहीं होता तो 3 जीरो ही होते, तो पॉइंट 1 2, 1 2 और 3 यही आता, तो भी 12.12 तो अच्छी खासी क्वांटिटी है। पर आप इसको देखो, दिक्कत कौन सा, दिक्कत ये देता है जी, यहाँ -11 है, तो ये नीचे आके +11 होगा, 11 जीरो तो ये लेके आ गया नीचे। अब इसकी वजह से 3 तो थे ही, 11 और कितने हो गए, 14। अब जरा पॉइंट को इधर लेके आओ, देखो 1206.418 लेके आओ, 1 2 3 4 5, अभी तो बहुत जाना है भाई। आ जाओ, एक, गिनो, दो, मतलब सामर्थ्य पे मैं इतना न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं ग्रेविटी वाला, कोई नहीं, हाथ हैंडल करना ही नहीं है अभी, सब नीचे। पहले इसको समझो, मैं जो ग्रेविटी वाला फोर्स सैम बाबा पे लगा रहा हूं उसकी वैल्यू क्या है, 0.00, सर वो जीरो ही है। ये पता कितना फोर्स है, इतना, ये इतना है, मैं दिखाता हूं, महसूस करवाता हूँ। बाल को एक बार टच किया ना उतना, ये क्या है, ये फोर्स कुछ नहीं है। आप समझो, जब ऑप क्यों, क्योंकि ग्रेविटी वाला फोर्स डिपेंड करता है मास पे। अरे भाई बोलो यार,
कट सुनना, अब सुनना। मास पे मेरा और सामर्थ्य का मास इतना बड़ा नहीं है जो इस 10 की पावर 11 को बैलेंस कर सके। क्योंकि देखो, अगर ये नंबर बड़े होंगे 43 और 67, अगर मान लो ये नंबर ऐसे लाखों में होते तो ऊपर लाखों में नंबर आता, तो फिर भले ही नीचे 14 जीरो हो, फिर भी नंबर अच्छा खासा रहता ना, समझे। मास क्योंकि बहुत छोटा है, तो हमारे बीच में लगने वाला जो ग्रेविटी फोर्स बहुत छोटा है, वो ये इतना है। तो अब समझो, ये तो बहुत बहुत नॉर्मल। इससे ज्यादा फोर्स तो ये हवा लगाती है हमारी बॉडी पे। इसीलिए आपको ये नहीं दिख रहा है कि सामर्थ्य मेरे पास कैसे आएगी। ये फोर्स पता है कितना है? ये इतना भी नहीं है। इट्स 0 पॉइंट। आप यू कैन जस्ट इमेजिन। अब मैं आपको बताता हूं कि अच्छा देखो, अब आप समझना। आप सब इस पे लगा रहे हो फोर्स, ग्रेविटी वाला। इसका देखो, अब सैम बाबा वेट 4.3, मास, इसका मास कितना है? इसका मास जीरो में आएगा, क्योंकि इसका वेट ही ग्राम में आएगा। ग्राम से किलोग्राम में जाओगे तो क्या आएगा? मान लो इसका वेट है 10, 50 ग्राम है, चलो ग्राम से किलोग्राम कन्वर्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा? 0.05। उसको भी 10 से डिवाइड करोगी तो, क्योंकि वो तो वेट है, मास के 10, तो 0.005 उसको पुट करो M2 की जगह यहाँ पे। बहुत राइट है। देखो, तो आप सबकी बॉडी, जैसे इस मार्कर को जो अपनी ये बच्ची है सामर्थ्य, ये उसके पास खींच रही है, इसको क्लीनर अपने पास खींच रही है, रीमा के पास खींच रही है, तू भी खींच रही है, तू भी खींच रही है, मैं मेरे पास खींच रहा हूँ, ग्रेविटी कर दी अट्रैक्ट, राइट। आंशी घर पे दारू पी रही है, वो भी इसको अट्रैक्ट कर रही होगी अपने पास में। अरे भाई हाँ के ना, राइट है। क्या दारू नहीं पी रही है वो? एक ग्रेविटी का फोर्स डिस्टेंस में डिपेंड करता है भाई। क्या तकलीफ है तुमको? तुमको तकलीफ? अरे हाँ के ना। तुम ये क्यों, तुमको तो दूर है, दूर का मतलब डिस्टेंस है क्या? नहीं है। वैल्यू पुट करो, भले वो 10 किलोमीटर हो, वैल्यू तो है भाई, कुछ तो वैल्यू आएगी। अरे भाई हाँ के ना। और इस पे ग्रेविटी और कौन लगा रहा है? अर्थ। अर्थ कहाँ पे है? अर्थ कहाँ पे है? नीचे। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये नीचे क्यों जा रहा है अब देखो, पहली बात तो जो आप लगा रहे हो ग्रेविटी वाला फोर्स, आपका मास भी बहुत कम है, इसका मास कम है, तो आपका वाला फोर्स 0.0000 इस रेंज में आएगा, राइट। हाँ के ना। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस मार्कर पे अर्थ कितना लगाता है फोर्स। तो उसके लिए मुझे यहां लेना पड़ेगा अर्थ को, यहां लेना पड़ेगा मार्कर को। मार्कर तो ऑलरेडी है हमारे पास, अब अर्थ को ले लेते हैं, अर्थ का मास निकालते हैं, जो कि मुझे याद रखना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि अर्थ का फोर्स कितना आता है, फिर देख लेंगे क्या आंसर आता है। अरे हाँ के ना। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हम एक बाहरी भरकम ऑब्जेक्ट को लें, नॉर्मल ऑब्जेक्ट समझो, आप अपने चारों तरफ हर चीज को अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हो ग्रेविटी वाला फोर्स, तो चीजें आपके पास में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपकी बॉडी का मास कम है। जो सामने वस्तु, बोलो क्या सर सामने वाली बिल्डिंग तो बहुत भारी है। अरे भाई नीचे 10 की पावर 11 है, वो कितना किलो होगा? 7, मान लो कि 88,000 kg। वो तो वेट है, डिवाइड बाय 10 करो अभी तो, कट उसका मास कितना है? 8 इतना ही आएगा ना। ये 4 है, ये 11 है भाई। वो आप समझ रहे हो? ग्रेविटी वाला फोर्स में दिक्कत ये है, मास क्योंकि बहुत छोटा होता है। ये भाई, चलो, और माउंट एवरेस्ट ले लो भाई, कितना वेट आएगा उसका? ले लो भाई, उसका वेट कितना लेना है? टन में ले लेते, चल भाई 7,000,000 इतना, इतना ले लेते। ये तो खूब बड़ा नंबर हो गया भाई। अरे हाँ क्या ना। ठीक है, और ले ले। ये न्यूटन में अगर डिवाइड बाय 10 करोगे तो कट जाएगा, ये रहेगा। अब अभी भी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 11 है भाई। और फिर नीचे और पॉइंट के जीरो आएंगे, तो भी आंसर 0.000 ऐसा आएगा। सामर्थ्य में तो बहुत सारे जीरो थे इसमें, तो भी जीरो, तो भी देखो जीरो की रेंज में आंसर आएगा। नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास में, भले वो बड़ा सा पहाड़ क्यों ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग क्यों ना, उनका वेट जब आप पुट करोगे फॉर्मूले में, तो आपका जो फोर्स का जो जी की वजह से जो फोर्स का रेंज है, वो 0 पॉइंट में आएगा। किसी का 0.02, अभी भी वो जीरो की रेंज में ही तो है। अरे हाँ के ना। बात समझे? इसलिए वो फोर्स महसूस नहीं होता, मीन्स वो फोर्स फील नहीं होगा बहुत। उससे ज्यादा फोर्स तो हवा हम पे लगा, जैसे बोलते हैं एटमोस्फेरिक फोर्स, आपने पढ़ा होगा 8th में, एटमोस्फेयर प्रेशर। अरे हाँ के ना।
तो वो फिर देखो, और सीधी बात है, कौन सा फोर्स जीतता है? जो वैल्यू में ज्यादा होता है। बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स में पढ़ा था हमने। एक वस्तु को कोई इधर खींचे, कोई इधर खींचे, मान लो कि ये ज्यादा खींच रहा है, तो ये वस्तु उधर जाएगी। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहाँ पे अर्थ को लेता हूँ और अर्थ के मास को देखना। अर्थ का मास इतना बड़ा है कि वो इस जी को बैलेंस कर देगा। ठीक है, अब देखना, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि क्यों मारकर नीचे गिर जाता है और हमारे पास नहीं आता, जबकि हम भी उस पर ग्रेविटी फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, ये अर्थ है और ये हमने मारकर रखा है हवा में। सही है, ठीक, कहाँ गिर रहा है? यहाँ पे। यहाँ पे कौन बैठा है? सेम। यहाँ कौन बैठा है? क्रिनल। यहाँ कौन बैठा है? रीमा। यहाँ कौन है? शौर्य। यहाँ कौन है? चाहत। यहाँ कौन है? सरजी। ठीक है, और बहुत दूर कौन है? बेवड़ी आंशी। और उससे भी दूर कौन है? जैनिस, जैनू। और यहाँ पे कौन है? मार्कर बाबा। कौन है? ठीक है, शौर्य का मास है, शौर्य की ग्रेविटी मार्कर को उसके पास में खींचेगी। रीमा की ग्रेविटी मार्कर अपने पास खींचेगी। क्रिनल की ग्रेविटी, सबकी ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है। सामर्थ्य की ग्रेविटी मार्कर को सामर्थ्य के पास खींचेगी। सर्जी की ग्रेविटी मार्कर को सर्जी के पास खींचेगी। चाहत की ग्रेविटी चाहत के पास खींचेगी। बेवड़ी की ग्रेविटी बेवड़ी के पास खींचेगी। और जैनु की ग्रेविटी जैनु के पास खींचेगी। पर फिर भी मार्कर किसके पास भागता है? क्यों? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्क, हाँ सर, ये तो समझ गए कि हम सबका जो ग्रेविटी वाला फोर्स है मार्कर और हम सबका, वो किस रेंज में आ रहा है? 0.000000000 ऐसे 10 15 14 जीरो है, और 7 8 ऐसा समथिंग, राइट? ये ये हमारे फोर्स की वैल्यू है। जीरो तो जीरो ही है सर, लिखो ही मत सर, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं। आप समझ समझ गए मैं बोलना क्या चाहता हूँ सर? भागो यहाँ से, वही नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। सही है, अब जरा मैं अर्थ और अच्छा, अभी जैसे हमने मार्कर का मास निकाला था, कितना मास था? 0.005 केजी, ये मास। अर्थ का मास कितना है? तो आपकी बुक में डेटा दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। अर्थ का मास, अब आप अर्थ मास, हाँ, अर्थ का वेट नहीं, ये मास है अर्थ का। 6 इंटू, अब सुनना, अर्थ मास, या देखो, मास ऑफ अर्थ, ME, मास ऑफ अर्थ, 6 × 10⁻24 kg। 6 के आगे 24 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24। अर्थ इतना भारी है। अब यहाँ कितने जीरो? 24। जी के पास कितने जीरो? 11। कौन जीतेगा? अब देखो, अब सुनना, अब ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये मार्कर और वो अर्थ, अर्थ नीचे इनका ग्राउंड फ्लोर 10 मीटर, 10 मीटर ले लेते हैं। यहां से 10 मीटर तो हो गए नीचे। 10 मीटर कितना डिस्टेंस? वैल्यू पुट करते हैं। जी कितना? -11। M1 कितना? मार्कर का मास 0.005। M2 कितना? डिवाइड बाय डी, डी कितना? 10, 10 का स्क्वायर 100। अच्छा सर, इसका एक पॉइंट कहाँ आएगा? नीचे। इसके 3 पॉइंट कहाँ आएंगे? नीचे। इसका सही तो ऑलरेडी प्लस ही है, तो ये ऊपर का ऊपर। सर ये माइनस क्या बनेगा नीचे जाके? तो +11। इसका एक जीरो आया, इसके 3 जीरो आए, मतलब 1000। और नीचे कितना है? 100 और है। तो ये 11 12 13 14 15 16 17, 10 की पावर। अब A की पावर m, A की पावर n, पावर माइनस होती है, तो 24 माइनस कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ रे? अरे कितना हुआ? अरे सास बहू हाँ के ना? नहीं समझ में आया है? अरे, अरे हाँ के ना? ठीक है, अब आंसर निकालो, कितना आएगा ये?
देखो बेटा, मैंने ये मार्कर की रफ वैल्यू ली है, ओके। जस्ट आई हैव टेकन द रफ वैल्यू ऑफ द मास ऑफ डिवाइड बाय 1000। ये तो और भी छोटा आएगा क्योंकि केजी मास निकालेंगे तो और भी छोटा आंसर आएगा। अब देखो, सिर्फ मैंने ये तो मैंने बहुत ज्यादा ले लिया। देखो मार्कर का अगर मास निकालोगे ना, इट विल बी लाइक दिस। भैया के 50 ग्राम भी है, ग्राम को डिवाइड बाय 1000 कितना आएगा? ठीक है, और भी डिवाइड करो 10 तो 0.0005। ये मैंने 50 तो सिर्फ ऐसे अनुमान से लिया है, इसे 50 से भी कम होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, नहीं 2 ग्राम तो नहीं, जैसे 25 तक होगा तो भाई चलो, फिर भी अपन ने दिल खोल के रीमा जैसे ले डबल, खुश रहो। अरे हाँ क्या ना रीमा, ये तो ऐसे ही। अरे भाई क्या बोलती है रीमा? 67 into 5 into 6, आंसर है 2010। कितने जीरो? 7, 1 2 3 4 5 6 7 न्यूटन, करोड़ों न्यूटन फोर्स है। सिर्फ मैं एग्जांपल लिया। देखो सिर्फ अर्थ के आने से फोर्स के लिए देखो। अब मैं बोलूं मेरे पास इतने पैसे हैं, ये है भाई बात। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये एक हमारा फोर्स देखो। अब बताओ कौन सा फोर्स जीतेगा, हमारा वाला कि अर्थ की ग्रेविटी वाला? इसलिए नीचे गिरता है वो। जो फोर्स ज्यादा है चीज उसके पास जाएगी, सीधी सी बात है। अब मालूम पड़ा कि हमारे आजू बाजू चीजें हमारे पास क्यों नहीं आती है? सब अर्थ की, क्योंकि अर्थ का मास, जब अर्थ का मास इतना है, जब पुट करते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी का जो वैल्यू एफ वाला वो जीत जाएगा। तो इसलिए हाँ, हर चीज अर्थ की तरफ ही गिरती है। इसलिए जब आप पंखा गिरेगा तो वो सीधा नीचे गिरेगा, वो मेरे पास नहीं आएगा उड़ के दड़ करके ग्रेविटी की वजह से। हाँ, अगर एम्प्टी स्पेस में हो जहाँ पे कॉल कोई ग्रेविटी नहीं, तो पक्का मेरे पास आता ही है, भले ही धीरे आए। फोर्स बहुत कम है तो बहुत धीरे धीरे आएगा, सही नबड़ा नबड़ा आएगा, सही आएगा जरूर। बात समझ में आई? अरे भाई हाँ क्या ना, डन। चलो अब एक एक डाउट ले तुम्हारे, चलो हाँ बोल। आपने पंखा कर दिया, बाकी तो आप अर्थ जो है अपनी ग्रेविटी से मून को खींचता है, उसका उस पंखा टॉपिक में बाद में जाऊंगा। अब वो मैं बाद में बताऊंगा, वो मैं टॉपिक पूरा अलग से लूंगा, वो मून का छोड़ दे, वो मैं अलग से लूंगा। तो वो डोमिनेटिंग है तो मैं वो बाद में लूंगा, तो मैं पंखा पूरा बाद में लूंगा वो कोर्स। मैं टॉपिक ही बाद में लूंगा बेटा। हटा, मून का पीछे मतलब अभी सिर्फ। नहीं आपका हाँ ठीक है, हाँ तो अपना अगर अपना। स्पेस में हो तो हाँ, पंखा आपके पास ही क्यों आएगा, बाकी तो ग्रेविटी नहीं होगी, अर्थ की वजह से मैं नहीं मना कर रहा हूँ ना कि आजू बाजू और कोई नहीं है, उस केस में मैंने ऐसे स्पेसिफाई भी किया है। डन। आएगा। और बोल, तू बोल। कौन? दोनों लगाते हैं। मैं अगर तुझ पे लगा रहा हूँ 1 न्यूटन का ग्रेविटी, तू भी मुझ पे 1 का ही लगा रही है। ऐसा नहीं, मैं दिखाता हूँ, देख। एक भारी बॉल है, एक हल्की बॉल है, मैं दोनों को बराबर थपेड़े मारे से थर्ड, कौन तेज चलेगी? हाँ, चलेंगे दोनों। तो जो भारी है वो धीरे धीरे चलेगी, हल्की वाली तेज तेज चलेगी। तो तू मेरे पास तेज आएगी स्पीड से, मैं धीरे धीरे आऊंगा। मिलेंगे दोनों कि फोर्स दोनों पे लग रहा है। और फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फोर्स है तो आप चलोगे। हाँ ये बात सही है कि भारी हूं इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे आऊंगा आगे, आऊंगा जरूर। अरे हाँ क्या ना, ये आंसर तेरा। हाँ बोल तू। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट ऐसा मान ले कि एक ऐसी चीज जो कभी चेंज नहीं होगी। जैसे कि मैं बताऊं कि 5 पेन है, उसके 50 रुपए है, तो एक के कितने? 50 रुपए, तो एक के कितने? 10, तो वो 10 कांस्टेंट। ये कांस्टेंट जब हम ग्रेविटी का फोर्स कैलकुलेट करते हैं ना, ठीक है, उस समय ये एक्सपेरिमेंटली निकाली हुई वैल्यू। और इस वर्ड, अब देख सिंपल ध्यान रख फिलहाल के लिए कि इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ये वैल्यू फिक्स है, पूरे यूनिवर्स पे लागू होती है। ठीक, अभी ध्यान रख, ठीक, इसके अलावा। डन। हाँ, तो इससे पॉइंट में फेक आउट पूछने को कि आपने बोला कि हम सब अपना अपना फोर्स लगा रहे मार्कर पर, मतलब फिर भी पॉइंट पर फिर भी लगा तो रहे, तो वो बीच में रुक क्यों नहीं जाएगी ऐसे? इधर तू खुद ने, तू खुद जान। मैं इसको इधर खींच रहा हूँ 2 न्यूटन से, तू खींच लिया 10 न्यूटन से, तो कहाँ जाएगा मार्कर? 10। 10 क्यों? तू तो लग तो रहा है। अरे फिर भाई क्या करेंगे, 10 में से 2 माइनस किया तो कौन जीता? 8 वाला जीता, एक्स्ट्रा 8 है तो जहाँ एक्स्ट्रा होगा वहां भाग जाएगा। तो तुम्हारे वाले
इतने में से ये पॉइंट वाले माइनस हो जाएंगे, फिर तो जो बचेगा उसके अर्थ की ओर भाग जाएगा। बैलेंस नहीं हो पाएगा ना। बैलेंस फोर्स क्या होता है कि इधर भी 10 इधर भी 10, तब बैलेंस बोलेगी तू। तो वो तो फोर्स अनबैलेंस है अभी। तो मुझे इतने और लोग लेने पड़ेंगे कि सब मिलके मार्कर पे ऊपर कितना फोर्स लगा है इसके बराबर। तो अर्थ नीचे इतना लगा रही है, तुम सभी मिलके ऊपर इतना लगा दो तो मार्कर वहां रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस में होगे तो नहीं रुकेगा। कौन? स्पेस में। इसमें को आपकी फोर्स ही नहीं है ना, वहां ग्रेविटी ही नहीं है कोई, इसीलिए बोल रहा हूँ वहां इसलिए नहीं लगेगा। नहीं, ग्रेविटी में जैसे मैंने इधर रखा धीरे धीरे मेरे पास आया, हाँ वो तो तेरे पास है। हम सब ऐसे सर्कल में हाँ खड़े माँ हो हाँ, गए। अब वो ले सकते हैं। अगर मान लो कि हम सब ऐसे सर्कल में खड़े हो इसमें और अर्थ नहीं है, उस केस में कहा जाएगा, तो उस केस में देख लेंगे, उस केस में जिसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी वो उसकी तो ज्यादा जाएगा, सीधी बात है। तो भाई हाँ, क्योंकि हम सबका मास अलग अलग है ना। अरे यस और नो, ऐसे। और फिर जब किसी ऑब्जेक्ट पे दो तीन फोर्स लगते हैं ना, देखो हमारे 10th में क्या होता है पता है, हम 9th में क्या पढ़ते हैं, हम उन्हीं चीज से डील करेंगे कि चीज या तो राइट में या लेफ्ट में। मान लो कि चीज अगर एंगल में लगे, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, एंगल पे लगे 30 डिग्री पे, ऐसे फोर्स उस केस में कहाँ जाएगा वो। तो ऐसे फोर्स आप 11th में सीखोगे, पूरा इसका डेरिवेशन होता है वहां पे, साइन cos थीटा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ फिजिक्स, अभी आप ऐसे एग्जाम्पल लो जिसमें बस अभी इतना ध्यान रखो आप कि अगर बहुत सारे मिलके लगा रहे हैं तो जिसका फोर्स सबसे ज्यादा होगा ना वो उसकी तरफ ज्यादा मुड़े, अभी तक है। पर एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालनी है वो अपन निकाल सकते नहीं, अब फिलहाल के लिए निकाल नहीं सकते कि उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ जाएगी, वो तुम 11th में पढ़ोगे, तब तो तुम्हारा पूरा पूरा कंसेप्ट आ गया, वेक्टर और सब आ गया पूरा। ठीक है ना, अभी ध्यान। सर ये वो बॉल वाला है तो वो हमें एक्सपेरिमेंटली ऐसे देखना हो तो देख सकते हैं और दे सकते हो, सारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है म्यूजियम में, जाओ आप कभी किसी जाओ ना साइंटिफिक म्यूजियम में, तो वही तो देखने का होता है। तुम जब जाते हो प्लाज्मा सेंटर में कभी विजिट पे, तुम क्या ओए तारे तमतमा रहे हैं, तुम वो इंस्ट्रूमेंट नहीं देखते, वो सब वो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं जिनसे ये सब निकाला गया है। ये कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट बाहर से लेके नहीं आए साइंटिस्ट लोग, उन्होंने घर पे बैठ के बनाया है खुद, तभी तुमका नाम किताबों में छप गया। और हमारा नाम कहीं नहीं आया कि हम क्या, हमसे तारे दिखते हैं। वो यस, ऐसा सच में होता है बेटा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट में निकाली जाती है, क्योंकि मैंने मन से नहीं लिखी है, ये फैक्ट है। मैं से तुमको बता रहा हूँ, किसी ने ये निकाला, भगवान ने आके हमको लिख के नहीं किया, भगवान के सपने में आए थे कि ये ले, सब इंसानों ने खुद ने किया, ऐसा। समझी? और कोई डाउट? बोल। सर जैसे कि दो भारी इंसान कूदे ऐसे करके तो जब अर्थ इतना ज्यादा फोर्स ग्रेविटी का लगाता है तो वो ऐसे नीचे जमीन में करके अंदर कौन? क्योंकि देख, जब वो इंसान जमीन पे गिरेंगे ऐसे, तो जब जमीन को टच करेंगे तो उनकी बॉडी जमीन को टच करेगी, तो उनकी बॉडी फोर्स लगेगी जमीन पे नीचे की ओर, जमीन का फोर्स लगेगी ऊपर की ओर, तो बैलेंस हो जाएगा। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं अभी ये सब ये फ्लोर तोड़ के धड़म क्यों नहीं जा रहा अर्थ की और ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि बीच में कौन आ गया, ये फ्लोर। तो मेरी बॉडी पे कौन लगा रहा है फोर्स, नीचे। ये देखो मेरा हाथ कहाँ लगा रहा है, फिर भी ये मेरा हाथ में क्यों नहीं धस रहा बताओ, क्योंकि मेरा हाथ इस पे कहाँ लगा रहा है फोर्स, इधर। अरे हाँ के ना, तो मेरे हाथ, मार्कर ने मेरे हाथ को धक्का लगाया इधर, तो मेरे हाथ में क्या लगा धक्का है इधर, तो मार्कर का फोर्स बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, एक इधर और एक, 10 का 10, 10 इधर 10 इधर, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी मुझ पे कहाँ लग रहा है फोर्स, नीचे, मान लो कि 50 न्यूटन, तो ये फ्लोर मुझ पे कितना फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर, 50, 50 ऊपर 50 नीचे, बैलेंस फोर्स है, इसलिए मैं वहां का वहां खड़ा हूँ। बात समझ में आ गई, इसीलिए, वरना यकीन मानो अगर ये ऊपर फोर्स नहीं होता मैं ये फाड़ के दर्द ज्यादा नीचे। अब अगर वो यकीन नहीं है तो एक पेपर लो और एक भारी भरकम पत्थर रखो, पेपर पेपर फाड़ के जाएगा नीचे, क्योंकि पेपर फिर इतना फोर्स लगा पाएगा नहीं, रिएक्शन वाला होता ही है ना। हाँ के ना, अरे भाई हाँ के ना, अरे यस और नो भाई, तुम खुद बता दो, इतना बड़ा भारी पत्थर है, एक पेपर बिछा दो हवा में, फिर पत्थर को ऊपर रखो, तो क्या पत्थर उसके ऊपर ठहर जाएगा? क्यों? क्योंकि पेपर का जो रिएक्ट ऊपर वाला फोर्स है वो ग्रेविटी से कम होगा, तो कौन जीतेगा, ग्रेविटी जीतेगी, तो पेपर पेपर फट जाएगा, पत्थर नीचे। सर ग्रेविटी तो इससे खींचता नहीं है मतलब हाँ तो खींचेगा ना, तो मुझे खींच ही रहा है नीचे ना, अभी ग्रेविटी खींच रहा है, पर मुझे अभी एक और चीज ऊपर धक्का मार रही है। कौन? ये तेरा ये फ्लोर। तू वही तो, तू ये सुन, और वो खींच रहा है, तो ये भी धक्का लगा रहा है मुझ पे ऊपर, ये भी तो देख, मुझ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक नीचे और एक ऊपर। ये मार्कर हूं मैं, तो मुझ पे ग्रेविटी लग रही है, खींच रहा है, तो ये मुझे धक्का ऊपर की ओर दे रहा है, तू वो नहीं देख रही है, तो सिर्फ इसको पकड़ के बैठी है, तो इसको ये भी लग रहा है ना। अब बता अब क्या होगा, बैलेंस हो गया ना, इसीलिए ऐसा। कोई और डाउट? कोई डाउट है अंशी, जैनेश, अंशी? कितनी बड़ा पैक मारी आज घर पे बैठे बैठे? 10 से 11 हो गया। अच्छा, ठीक।
चलो, बट अभी तो चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, धीरे धीरे चीजें आपको और भी क्लियर होगी चीजें, ठीक है ना। अभी उसी तरह रखो, ठीक है ना। आज है रोकते हैं, अब अगले वीक में कल टेस्ट है। सर इस फॉर्मूला से हमें क्या मिलता है? इस मार्कर पे फोर्स लग रहा है ग्रेविटी वाला, कौन लगा रहा है? अर्थ। उसकी वैल्यू तो होगी ना, 10 न्यूटन, 20, फोर्स की वैल्यू। जैसे कि मैं तुझे अपने पास में खींच रहा हूं ना, तो उसकी वैल्यू तो होगी ना भाई, कितना न्यूटन, एक नंबर तो होगा, वो नंबर ये, वो मिलता है। एफ एफ मिलता है, फोर्स, फोर्स की वैल्यू। ये तो कोई बात नहीं, इसमें डाउट डाउट है तो कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, अब कल का जो पेपर है उसमें किसी को प्रिंट निकाल के आना पड़ेगा। पर तू यहाँ, तेरा भरोसा नहीं, तू यहाँ आया कि नहीं आया, सौर्या बेस्ट है। तू प्रिंट निकाल देगी ना, मैं तो पेपर भेज दूंगा मम्मी को, दोपहर के समय फट जाकर प्रिंट निकाल के आ जाना। हाँ, मतलब टेस्ट अपना का 2 घंटे का टेस्ट है, 2 घंटे का टेस्ट है, थोड़ा मैंने पेपर बढ़ा रखा है, ठीक है, ताकि पूरा चैप्टर ही कवर हो जाए उसमें, कितने मार्क्स? है ना। 35 मार्क्स का टेस्ट है, ठीक है। तो 2 घंटे का है, तो 4:30 बजे आना या 4 बजे आना, और 4 से 6 देके रवाना, ठीक है। क्लियर है? डन। अच्छा, होमवर्क में फिर से बोलो तो 4 बजे। 4 से 6, बढ़िया है, तुम भी जल्दी फ्री हो जाओ।